दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है। इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुरअसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम। परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 26। बीमारी की कितनी किस्में होती हैं आपको क्या भी मालूम। ये जो इंसानी जिस्म है ना, ये इसरारियत की बहुत बड़ी दुनिया है। हम कुछ नहीं जानते। ये मोटी मोटी बातें हमारी समझ में नहीं आती। आप बस अभी अली मदद शाह के यहाँ चलें। अगर उसे कोई बीमारी है तो इलाज कर दें, वरना गांव छोड़कर चले जाएं। एक दूसरे शख्स ने कहा और बाकी लोगों ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। हर जानब से दबाव पड़ते देखकर गुलाम रसूल खड़ा हो गया। चलिए चलकर उसे देख लेते हैं। चलिए, हम इसीलिए तो आए हैं कि आप चलकर उसे देख लें, वकील हुसैन नामी शख्स ने कहा। वो सब अली मदद शाह के घर की तरफ चल पड़े। कैथी भी उनके साथ ही निकल आई थी। उसने सोचा था कि गुलाम रसूल ठहरा सीधा सादा पढ़ाकू बंदा, उसे मेडिकल साइंस का क्या इल्म। अगर वाकई वो बीमार है तो उसे फ़र्स्ट एड तो वो दे ही सकती है। जैसे ही वो लोग अली मदद शाह के घर में दाखिल हुए, गुलाम रसूल को ज़बरदस्त किस्म की बदबू का एहसास हुआ। ऐसे लग रहा था कि जैसे नज़दीक में ही कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। उसे बदबू ने गुलाम रसूल को चौंकने पर मजबूर कर दिया। बदबू इशारा थी कि गलीज़ रूह की आमद है। ये सुनते ही प्रोफेसर उस्मान चौंक गए, बिस्तर पर से उठकर बैठ गए थे। ऐसी क्या बात हो गई? क्या पाक भारत जंग शुरू हो गई? अभी हुई नहीं है, मगर आसार ऐसे ही हैं। कमांडर अली ने कहा, एक बहुत बड़ी साजिश रचाई गई है। कैसी साजिश? ऐसी साजिश के दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नागुज़ीर हो जाएगी। बरसद इक़्तिदार पार्टी मोतसिब हिंदुओं की है। यूँ तो भारत की तमाम पार्टियों को पाकिस्तान का वजूद खटकता है, इसीलिए इस पार्टी ने बहुत ख़तरनाक मनसूबा बनाया है। खुलकर बताओ, पहेलियाँ ना भिजवाओ। हमारे दोस्त ने खबर दी है कि कंट्रोल लाइन की तरफ जाना ख़तरे से खाली नहीं है। भारतीयों ने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे लग रहा है कि जनूनियों ने जंग करने की ठान ली। कंट्रोल लाइन की तरफ इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजियों को मुंतकिल किया जा रहा है जैसे अय्याम जंग में नज़दीक तर हो। इसलिए इस तरफ जाने की हिमाकत ना की जाए। तो फिर क्या हम यहीं चकराते रहेंगे? प्रोफेसर ने जल्लाहट भरी आवाज़ में कहा। नहीं, हम कंट्रोल लाइन पार करेंगे, मगर ऐसे नहीं जैसे आम लोग करते हैं। तो क्या हवा में उड़कर पार करेंगे? प्रोफेसर तंजिया अंदाज में बोले। ऐसे लग रहा था कि आप हरी मिर्चें चबा रहे हैं। हम कंट्रोल लाइन पार करेंगे, पाकिस्तान पहुंचेंगे, मगर इस तरह नहीं। बस आप देखते जाएं। आपको पाकिस्तान पहुंचाना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना जानता हूं। आखिर मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या है। मुझ तक जो इतलाआत पहुंची हैं उनके मुताबिक ये कस्बा बहुत जल्द अताब में आने वाला है। इस कस्बे के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है, इसलिए हमें फ़ौरन ही यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाना है। अली ने कहा। तो फिर देर कैसी, चलो कहीं और चल देते हैं। प्रोफेसर उदास लहजे में बोले। अच्छा अहमद, तुम भी होशियार रहना, पूरी तैयारी रखना। मैंने मुख्तसरन पूरी बात हेड क्वार्टर में बता दी है। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो अफरादी कुव्वत भेज देंगे। वैसे आप सब अपने तौर पर भी तैयारी मुकम्मल रखें।
चूँकि हमला आप पर होगा, श्रीनगर पर नहीं। फिर इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि कोई किसी की मदद नहीं करता, अपनी लड़ाई आप लड़ना होती है। ये कहकर अली प्रोफेसर के साथ निकल पड़ा। दोनों ने पीठ पर बैग लटका रखे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो दोनों टूरिस्ट हों और भटकते हुए इस दूर अफ्तादा इलाके में आ गए हों। बस स्टैंड दूर ना था। वो दोनों धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे थे कि एक साथ कई अफराद ने उनका रास्ता रोक लिया। ये वो लोग थे जिनकी खातर उन दोनों ने सर धड़ की बाजी लगाई थी। उनमें अहमद भी था और फ़कीर मोहम्मद भी। दीगर साथी भी थे और उन लोगों ने उन दोनों को रोक लिया था, गोया वो उन्हें आगे बढ़ना नहीं दे रहे थे। क्या बात है, तुम लोग क्या चाहते हो और रास्ता क्यों रोका है? अली ने दुरुस्त लहजे में सवाल किया। हम आपको अभी जाने नहीं देंगे, हमारे आप मोहसिन हैं, एक एहसान और कर दें। अहमद ने हाथ जोड़कर कहा। क्या कहना चाहते हो? अली बोला। अभी ब्रिगेडियर रामपाल जिंदा है, फिर हम पर एक पूरी क़यामत टूटने वाली है। ऐसी हालत में आपको नहीं जाने देंगे। अहमद घबराया। आपका सहारा हमारे लिए बहुत अहम है। जल्दबाजी में ही सही हमने फ़ैसला किया है कि प्रोफेसर की ज़ात से हम वो फ़ायदा उठाएंगे जो मौलाना उठाना चाहते थे। किस किस्म का फ़ायदा? अली ने पूछा। आपको तो मालूम है कि इस इलाके में गैर मुस्लिम भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। उनमें बुद्धिस्ट भी हैं, लामा भी और सनातन धरी हिंदू भी। ये सब मुजाहिदीन के दुश्मन हैं, क्योंकि उन्हें उकसाने वाला महिंदर वंशी उन्हें हमारे मुकाबले खड़ा करना चाहता है। वापस चलें तो मैं एक अहम बात बताऊंगा। आपका क्या ख्याल है? अली ने प्रोफेसर की तरफ देखकर पूछा। कंट्रोल लाइन पर कड़ा पहरा है, कोई और रास्ता अभी नज़र में नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि 2-4 दिन के लिए यहीं रुक जाते हैं। इस तरह इन लोगों की मुनासिब ट्रेनिंग भी हो जाएगी। प्रोफेसर ने जवाब दिया। ठीक है, चलिए। ये कहकर अली मुड़ गया। तमाम लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो सब जल्दी जल्दी चलने लगे। उस घर में जहां उन दोनों को ठहराया गया था, वहां पहुंचकर उन दोनों ने बैग उतारे और एक जानब रख कर बेड पर लेट गए। तकिए का सहारा लेकर अली ने कहा, हाँ मियाँ, तुम कुछ कहने वाले थे। जी हाँ, खबर बहुत अहम है, इतनी अहम के भूख उड़ जाएगी, इसलिए पहले कुछ खा पी लिया जाए। अहमद ने मशवरा पेश किया। फिर उसने अपने साथी को इशारा दिया। फ़ौरन ही खाने की परात आ गई। इस इलाके में खाना खाने का अपना अंदाज है। एक बड़ी सी परात के गिर्द कई अफराद बैठ जाते हैं और एक साथ खाते हैं। प्रोफेसर उस्मान और कमांडर अली के साथ अहमद, सखावत और अनायत बैठे थे। गोश्त मिले चावल का मुनफरिद जायका था। सब ने पेट भरकर खाया, फिर शुक्र खुदा करके लेट गए। प्रोफेसर और अली आराम करने के लिए ख्याल से लेटे ही थे, लेकिन उनके जहन में सवालात कुलबुला रहे थे। अली से सब्र ना हुआ तो वह पूछ बैठा, भाई अहमद, तुम कुछ बताने वाले थे। हाँ, मेरी इतला के मुताबिक महिंदर वंशी की पार्टी VHP कुछ करने वाली है। ये सब कट्टर मुतसिब लोग हैं। इनका नारा है कि मुसलमानों को मिटा दो या हिंदू बना लो। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की साजिश भी इन्हीं लोगों की थी। उनकी पार्टी कैंसर की तरह फैलती जा रही है। यहाँ भी अब ये पैर जमा रहे हैं। उनका लीडर महिंदर वंशी कभी गुंडागर्दी के लिए बदनाम था, लेकिन ये अब इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरह इस इलाके के मुसलमानों को मज़ीद दबा दें। मुजाहिदीन के तो ये लोग कट्टर दुश्मन है, अहमद ने बताया। ये कोई नई इतला तो है नहीं। DHP और शिवसेना के गुंडे हर जगह पैर जमाने की कोशिश में लगे हैं। इनकी भरपूर मदद हो रही है। सेकुलर कहे जाने वाले मुल्क के हुक्मरान ही उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। अली मुंह बनाकर कहा। कल नागपंचमी है, हिंदुओं का एक त्यौहार, जिसमें वो लोग नाग की पूजा करते हैं। इस मौके पर कस्बे के बाहर बड़े मैदान में मेला लगता है। इस मेले से महिंदर वंशी खिताब करने वाला है। तो क्या हुआ, हर शख्स को तहरीर व तकरीर की आज़ादी है। प्रोफेसर उस्मान बोले। आप शायद समझे नहीं। वो अपनी तकरीर में आम हिंदुओं को भड़काएगा, इश्ताल पैदा करने की कोशिश करेगा ताकि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए और भारत उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा सके।
यहाँ के मुस्लिम नौजवानों को जेल में भर सके। ऐसा करते हैं कि कल हम भी उस मेले में पहुँच जाते हैं ताकि अपने कानों से उनकी बातें सुन सकें। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था, अहमद ने हंसकर कहा। आप लोग तो मुंह की बात भी छीन लेते हैं। बस बस, ज़्यादा तारीफ़ नहीं, जाओ जाकर आराम करो और हमें भी करने दो। अगले दिन शाम के वक़्त अहमद, कमांडर अली और प्रोफेसर उस्मान टहलते हुए उस मैदान में पहुंच गए जहां मेला लगा हुआ था। जगह जगह पेट्रोमैक्स रोशन थे। छोटी छोटी आरदी दुकानों पर भी रश का ये आलम था कि रास्ता चलना दुश्वार था। वो सब आगे बढ़ते हुए जलसागाह में पहुंच गए। वो इलाका सफाई का मज़र था। साफ़ सुथरी ज़मीन पर लोग आराम से बैठे थे। वो तीनों उनके दरमियान से गुजरते हुए स्टेज के नज़दीक जाकर बैठ गए। स्टेज के पीछे कुछ साजिंदे बैठे हुए थे जो रुबाब पर किसी किस्म के गीत गा रहे थे। दफतन साज रुक गया, हर तरफ खामोशी छा गई। स्टेज पर एक शख्स पालती मारे बैठा हुआ था और उसका सर झुका हुआ था। यही महिंदर वंशी है, अहमद ने सरगोशी की। स्टेज पर जा बजा सांपों के मुजस्मे रखे हुए थे, गोया इन्हीं से स्टेज को सजाया गया था। साज की आवाज़ खामोश होते ही महिंदर वंशी उठ खड़ा हुआ और जादूगरों वाले अंदाज में दोनों हाथ बुलंद कर दिए। उसकी ढीली ढीली आस्तीन कंधों तक सिमट गई। शायद वो संस्कृत में कुछ पढ़ रहा था। तभी मजमा में शामिल तमाम अफराद उसके अल्फाज को दोहराने लगे और हज़ारों आवाज़ें उसमें हम आहंग हो गईं। दोस्तों, आज हम नाग देवता की खुशनुदी के लिए मामूल के मुताबिक जमा हुए हैं। आज ही के दिन वो शुभ घड़ी आती है जब नाग देवता हमें बेखौफी से नागों की तरह अपनी ख्वाहिशात की तकमील की इजाज़त देते हैं। लेकिन इससे पहले हम उसकी हदायत के मुताबिक एक अहद करेंगे कि इन लोगों को मुक़द्दस सरज़मीन पर खुश आमदीद कहेंगे जो नाग देवता के पुजारी हैं। ये नाग देवता का हुक्म है और उसकी तकमील हमारा मुक़द्दस फरीदा। तुम सब लोगों को मालूम है कि नाग देवता मेरी ज़ुबान से अपने अहकामात अदा करवाता है और फिर मैं तुम्हारी भलाई के लिए कदम उठाता हूँ। मजमा ने उसकी तायद में नारे बुलंद किए। वो सब खासे खुश नज़र आ रहे थे। महिंदर वंशी बोल रहा था, भारत माता के और टुकड़े करने की साजिश हो रही है। मुट्ठी भर आतंकवादी पड़ोसी देश से आकर यहाँ वालों को बहका रहे हैं। इसलिए आप सब होशियार हो जाएं। खुद को मुजाहिदीन कहने वालों से भी मेरा यही कहना है कि शराफत का रास्ता इख्तियार कर लें, वरना भारत माता के संतान जवाबी कार्रवाई करेंगे। यही नाग देवता का भी हुक्म है। अभी वह और भी कुछ कहता कि अहमद खड़ा हो गया। मेरे हम वतनों, ये सब झूठ है। महिंदर वंशी खड़े होते हुए ही चिल्लाया, बैठ जाओ। मगर अहमद बैठा नहीं, वो बोलता रहा, मैं कई बार तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, ये सब झूठ है। नाग देवता ऐसी कोई बात इस शख्स की ज़ुबान से नहीं कहलवाता। ये सब फूट डलवाने के लिए, हिंदू मुस्लिम फसाद कराने के लिए ये शख्स खुद घड़ रहा है। फिर उसने दिल पर जबर करके कहा, नाग देवता तो सिर्फ दुश्मन के लिए दुश्मन है और हम सब आपस में दोस्त हैं। इस बात की तस्दीक के लिए मुल्क के मशरक़ी हिस्से से एक मुअज़्ज़ज़ शख्स यहाँ आया हुआ है, जिसका दिल यहाँ के हालात सुनने के बाद खून के आंसू रो रहा है। ये कहकर अहमद ने पलटकर प्रोफेसर की तरफ देखा तो वह अहमद का इशारा समझते हुए महिंदर वंशी की शोलाबार नज़रों की परवाह किए बगैर उठ खड़ा हुआ। मोहतरम, अहमद सच कह रहे हैं। प्रोफेसर ने तकरीर शुरू कर दी। सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही हो गई थी कि उसे हर हाल में मस्बत अंदाज में अपने लब खोलना थे। नाग देवता ने मेरी सरजमीन पर मुझे पैगाम दिया है कि यहाँ अमन तभी कायम हो सकता है जब भूखे पेट भरे होंगे, गुलाम नहीं आज़ाद बनकर जीना होगा। ये खबीस बुढ़ा झूठ बोल रहा है। महिंदर वंशी हलक फाड़ कर चीखा, मेरी सदाकत की निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं। मुक़द्दस नाग देवता मेरी पुश्त पर हैं, उसकी सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं। मैं उसका सच्चा पैरोकार हूँ। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि जिन लोगों ने मुझे जुटलाया उनका यति देवता ने क्या हशर किया। प्रोफेसर को कुछ पहले ही सुनी हुई तमाम बातें याद आ गई। अहमद ने बताया था कि इस इलाके में धाक बिठाने के लिए महिंदर वंशी ने यति का खड़ाग फैला रखा है।
सदियों से तवहम परस्ती यहाँ आम हो रही है। उन्हीं में से एक यती का हवा भी है। यहाँ वालों का ख्याल है कि बर्फ़ानी मैदानों में एक ऐसी कौम बसती है जो बर्फ़ से बनी है, जिसका कद 20-25 फुट है। वो बर्फ़ानी इंसान देवताओं का सिपाही है। जो भी देवताओं की मुखालफत करते हैं वो उन बर्फ़ानी इंसानों का शिकार हो जाते हैं। उनकी कटी फटी लाश बर्फ़ानी मैदानों में मिलती है, जिसकी तशहीर भी महिंदर वशी खुद करता है कि उसे यती ने सजा दी है। यती एक डकोसला है। ये बात प्रोफेसर कहने ही वाले थे कि उन्हें बर वक़्त ख्याल आ गया कि इस खित्ते के लोग ज़ईफ़ल एतकाद हैं, तवाहम परस्त हैं और बर्फ़ानी इंसान उनके लिए एक ठोस हकीकत। इसलिए उन्होंने सिर्फ ये यकीन दिलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद बर्फ़ानी इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये मेरा तुम सब से वादा है। यहाँ से वहाँ तक मैदान में भरे तवाहम परस्त हिंदुओं को उनके अकायद के ख़िलाफ़ ललकारना आसान बात ना थी, मगर तीर कमान से निकल चुका था। मैदान में जमा हिंदुओं में चहमगोइयाँ होने लगी। लोग ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। कुछ लोग तो इस्टाल में खड़े हो गए थे। दुश्मन की सरहद में शेर की खिचार में पहुंचकर उसे ललकारना आसान नहीं, मगर इस शेर दिल मुजाहिद ने अहमद ने यह काम कर दिखाया था। उसने नाग देवता की पूजा के नाम पर मुनअक्कद जलसे में खड़े होकर महिंदर वशी को ललकार दिया था। हिंदुओं के भरे मजमे में उनके अकायद को एक मुसलमान गलत कहे, उन्हें चैलेंज कर दे, ये मामूली बात ना थी। तमाम शुरका गुस्से से भरे उठे थे, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे थे। कुछ लोग इस्टाल में आकर खड़े हो गए। हालात ने यकायक ही नाजुक मोड़ ले लिया। होना तो ये चाहिए था कि इस हालत में महिंदर वशी अकल से काम लेते हुए मामले को संभालता, मगर उसने उलट किया। उसने गुस्सीली नज़रों से अहमद की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे बर्फीले मैदान में जाकर एक रात ठहर कर दिखाओ। अगर तुम बेखैर आफियत वहाँ से लौट आए तो मैं तुम्हारी सच्चाई को मान लूँगा। मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं वहाँ जाऊँगा और बाखरियत वापस आऊँगा। अहमद के जवाब ने मजमा पर सन्नाटा तारी कर दिया। वो सब सकते के आलम में बैठे महिंदर वशी की तरफ देख रहे थे कि वो बोला, तुम्हें अगर कुछ हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी खुद तुम पर होगी। हाज़रीन ने महिंदर वशी की बात पर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। अहमद ने झुककर प्रोफेसर के कान में सरगोशी की। सयाद खुद अपने दाम में आ रहा है, उसने खुद ही अपने पैर फंसा लिए हैं। प्रोफेसर के चेहरे पर छाया जमूद टूट गया। अहमद जब इतनी साबित कदमी से कह रहा था, इनका मतलब यही था कि उसके जहन में कोई प्लान था। वो इसी पर गौर कर रहा था कि महिंदर वशी की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों हाथों को उठाए मजमे से मुखातब था, मेरे अजीज़ साथियों, नाग देवता को खुश करने का वक़्त आ चुका है, सब मतवज्जा रहें। अभी उसके जुमले की गूंज ख़त्म भी नहीं हुई थी कि साजिंदों ने हाथ चलाना शुरू कर दिए। अजीबो गरीब मौसीकी फ़िज़ा में फैलने लगी। प्रोफेसर ने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों मौसीकारों के कमालात सुने थे, तरह तरह की मौसीकी का लुत्फ़ लिया था, मगर ये मौसीकी अपने आप में मुनफरिद थी। ऐसे लग रहा था कि ये साजिंदे अपने फ़न में महारत रखते हैं, क्योंकि ये मौसीकी अपने अंदर मजमुआ थी। इब्तदा में हुस्न पुरजोश थी, जिस पर थरीकने को दिल चाहे। लगता फिरे बदलने लगे, मदहम हुई फिर और मदम, और उसमें एक अजीब सा तवातर था, कर्ब था। वो लोग रगो वपे में खुबती हुई महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये अनोखी मौसीकी कभी इंतशार तो कभी तनाव और कभी हैजान पैदा कर रही थी। प्रोफेसर ने मुड़कर मजमे पर नज़र डाली। हर एक के चेहरे पर हैजान के असरात नुमाया थे। वैसा ही हैजान खुद प्रोफेसर अपने अंदर भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कभी इंतशार का एहसास होता तो कभी तनाव का। उन्होंने इस आफताब के गर्दाब से उबरने के लिए अपनी तवज्जो का रुख मोड़ना चाहा, मगर कामयाब ना हुए, क्योंकि मौसीकी के हैजान को फरों तर करने में दो सिस्कारियाँ भी अपना काम दिखा रही थी, जो सामईन के होंठों से रह रह कर फ़िज़ा में फैल रही थी। फिर अचानक की बुस में चंगारी का सामान पैदा हो गया। स्टेज पर शमे उठाए 8 लड़कियां थिरकती हुई आईं और शमी कतार में रखकर मौसीकी की तेज़ धुन पर मजनूनाना अंदाज में रक्स करने लगीं।
उनका लिबास बिल्कुल खाना बदोशों का सा था, ऐसे खाना बदोश जो इन्हीं पहाड़ियों में बकसरत मिलते हैं। मौसीकी की तेज़ लय, मशलों की अजीब सी बू और उन 8 लड़कियों का हैजानी रक्स। प्रोफेसर साहब उम्र के इस हिस्से में थे जहां DNA अफज़ाइश नस्ल की तहरीक पर पाबंदी लगाने का हुक्मनामा जिस्म के तमाम खुलियों को अरसां करने लगता है। फिर वो इस्लाम के सेहत अफजा असूलों पर कारबंद रहना अपना ईमान समझते थे, लेकिन इस वक्त वो ख़ुद को बहुत मजबूर पा रहे थे। अब उन्हें मालूम हुआ था कि गैर मुस्लिम अफराद रूहानी महफ़िलों के नाम पर इस किस्म की महफ़िलें क्यों बर्पा करते हैं, क्यों लोग शिरकत के लिए दौड़ते रहते हैं। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में बहारत के गोरो जुम्बश के आश्रम में क्यों इतनी भीड़ लगी रहती है। ऐसी भीड़ कि उन्हें तितर बितर करने के लिए अमरीकी हुकूमत को हवाई जहाज़ से बम गिराने पड़े थे। सही कहा है कि गुनाह में बड़ी जज्बियत है, वो अपनी कशिश से अच्छे अच्छों के किरदार को मसख कर देती है। तभी तो इतनी जल्दी सारे लोग जमा हो गए थे। कुछ ही देर में वो तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गया जिसकी तवक्का थी। प्रोफेसर ने अहमद का बाजू पकड़ कर कहा, जितनी जल्द मुमकिन हो यहाँ से निकलो, अब मैं ये गुनाह के मनाज़र नहीं देख सकता। तकरीब के दौरान में उठ जाना नाग देवता की नाफरमानी है। मोहम्मद वंशी को मौका मिल जाएगा, वो आवाम को भड़का देगा। वो कहेगा कि नाग देवता के खौफ और मेरी इल्म ने बुज़दल को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो भरपूर फ़ायदा उठाएगा। फ़ायदा गया भाड़ में, जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकलो, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। जान जाने से ज़्यादा बुरी बात है कि ईमान चला जाए, प्रोफेसर ने चिल्ला कर कहा और उसे घसीटते हुए बाहर की जानिब बढ़े। तुमने चैलेंज कबूल किया है और चैलेंज का फ़ैसला होने तक कोई तुमको कुछ नहीं कह सकता, फिर एतराज़ कौन करेगा। किसे होश है, महेंद्र वंशी की तरफ देखो, वो किस हालत में है। लेकिन अहमद ने कुछ कहना चाहा, मगर प्रोफेसर ने मौका नहीं दिया और आगे की तरफ बढ़ते चले गए। रास्ते में महेंद्र वंशी के 2-3 चेलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर प्रोफेसर के थप्पड़ ने उनकी सारी हैवानियत पर ठंडा पानी डाल दिया और वो खौफज़दा होकर हजूम में घुस गए। बाहर आकर प्रोफेसर ने ठंडी हवा में गहरे गहरे सांस लिए, तब उनकी कैफियत मामूल पर आई। यही हाल अहमद का था। वो दोनों टहलते हुए उस मकान तक पहुँचे जहाँ उन्हें ठहराया गया था। प्रोफेसर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, तो मियाँ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। चैलेंज की तकमील के लिए मैं दोपहर के बाद बर्फीले मैदान की तरफ चल पड़ूंगा। अरे पर 4-5 गैर मुतल्लका अफराद पहरे पर खड़े रहेंगे ताकि कोई और उधर ना चला जाए। अगर कोई इस मैदान की तरफ से आता नज़र आया तो वो उसे भी पकड़ लेंगे। ये इंतज़ाम खासा माकूल था। तभी प्रोफेसर को ख्याल आया कि रात को अगर किसी वक्त महेंद्र वंशी मैदान की तरफ जाना चाहेगा तो उसे कौन रोकेगा। पहरेदारों में आधे हिंदू आधे मुसलमान होंगे। हिंदू उसका अदब व एहतराम करते हैं, वो उनके लिए अहमियत का हामिल है, इसलिए उसे मुसलमानों को नज़रों से बचाकर ऊपर पहुंचा देंगे। अगले रोज़ दिन के 12 बजे प्रोफेसर अहमद को लेकर बर्फीले मैदान में पहुंचा। अली और दीगर साथी भी हिमरा थे। जब वो लोग दर्रे में दाखिल हुए तो वहाँ उन्हें महेंद्र वंशी भी खड़ा नज़र आया। उसने अहमद को देखकर कहा, मैं भी तुम्हें अलविदा कहने आया था, क्योंकि मुझे मालूम है तुम ज़िंदा नहीं लौटोगे। बेफ़िक्र रहो, मैं इलाके के मासूम लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि बर्फीले इंसान का कोई वजूद नहीं। प्रोफेसर की नज़रें महेंद्र वंशी के पैरों पर जमी हुई थी। उन्हें देख लिया था कि उसके पैरों पर बर्फ़ की 3 तहें जमे हुई हैं। वो समझ गए थे कि ये ऊपर वाले मैदान से आ रहा है और उसका यूँ मैदान में जाना खाली अज़ इल्लत ना था। महेंद्र वंशी ने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि प्रोफेसर की नज़रें उसके जूतों पर टिकी हुई हैं। वो हंस कर बोला, मैं अक्सर बर्फीले मैदान के किसी गार में बैठकर ज्ञान ध्यान करता हूँ। कल रात मैं इसी वजह से मैदान में ठहर गया था। ये सही कह रहा है, अहमद ने सरगोशी में कहा। वाकई वो ज्ञान ध्यान के लिए ऊपर जाता रहता है। प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया। अहमद ही बोलता रहा, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि इबादत का सही लुत्फ़ वीराने में आता है। प्रोफेसर ने अहमद की मासूमियत पर दिल ही दिल में लानत कही। अच्छा दोस्तों, कल मुलाकात होगी। ये कहकर अहमद बर्फीले मैदान में जाने के लिए
दर्रे की तरफ बढ़ गया। बदबू से गुलाम रसूल का दिमाग फटने लगा था। एक दो नहीं, वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने बदबू के भभके महसूस किए थे। हर एक ने अपनी अपनी नाक बंद कर ली थी। गुलाम रसूल कुरान पाक की शुद्ध बुद्ध तो रखता था, मगर आलमे दीन ना था। कुरान पाक पढ़ना और समझना दो अलग अलग बातें हैं। वो लोग जो कुरान पाक को सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, उन्हें सिर्फ सवाब मिलता है, गुनाहों का बोझ कम नहीं होता। लेकिन जो लोग कुरान करीम को करामत हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, उन्हें करामत मिलती है। जो लोग इल्म अजसाम समझने के लिए पढ़ते हैं, उन्हें जिस्म इंसानी का इल्म मिल जाता है। जो कायनात को समझने के लिए पढ़ते हैं, उनमें इल्म नबातातो जमादातो फलकियातो अर्दियात मिल जाते हैं। उसने भी कुरान को सिर्फ एक रुख से समझने की कोशिश की थी, इसलिए सिर्फ एक रुख समझ में आया था। जिस तरह ये कायनात पुरइसरारियत का मखज़न है, उसी तरह गुलाम रसूल ने उसकी जामियत का तो अदराक कर लिया था, मगर उसके दीगर ज़ावियों पर कभी गौर नहीं किया था। इसलिए इस किस्म की सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, इस बारे में कभी ना तो सोचा और ना कभी इल्म हासिल करने की कोशिश की। नतीजन आज शर्मिंदा होना पड़ रहा था।